Hello students, a very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Now today I am going to explain class 10 chapter number 8 and the name of this chapter is how organism reproduce. ऑर्गेनिज्म जनन किस तरीके से करते हैं, ये चैप्टर नंबर 8 है हमारे पास में और अब इसकी डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे. नाउ फर्स्ट इज रिप्रोडक्शन. बेटे व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जनन. तो आप इस वर्ड से क्या समझते हैं? Reproduction is the process by which living organism produce new individuals of the same species. Reproduction यानी जनन वह प्रोसेस है, वह प्रक्रिया है जिसके अंदर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने समान संतति को जन्म देते हैं, अपने ही समान न्यू इंडिविजुअल्स को जन्म देते हैं. Reproduction is necessary for the survival and increase in the population of species. Reproduction यानी जनन की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही आवश्यक है अपनी संतति को बनाए रखने के लिए, इस अर्थ पर सर्वाइवल करने के लिए. इफ ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, यदि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, जनन की प्रक्रिया नहीं करेंगे तो क्या होगा? देयर पॉपुलेशन डिक्रीज एंड स्पीशीज विल बिकम एक्सटेंड. इससे क्या होगा बेटा कि उनकी जो पॉपुलेशन है, उनकी जो संख्या है वो कम होती जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा जब उनकी पूरी जाति ही खत्म हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप होता है कि व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द रिप्रोडक्शन एंड व्हाई इट इज़ नेसेसरी. तो 2 क्वेश्चंस हो गए हमारे पास. तो फर्स्ट, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज. एक ही प्रजाति के नए न्यू इंडिविजुअल्स को, नए बच्चों को जो जन्म देने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? जनन कहलाती है. और यह क्यों ज़रूरी है? अपनी जाति को बनाए रखने के लिए. सो डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट कार्बन कॉपीज ऑफ देमसेल्फ. क्या हमेशा ऐसा होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने पेरेंट की कार्बन कॉपी होते हैं? सो द डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स इन द क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द transfer of the character from the parent to the offspring. During reproduction, the reproductive cells produce 2 copies of the DNA which separate into 2 cells. The DNA copies will be similar but not identical and to each other, so the new individuals have a slight variations from their parent. This is the basis of the variation and emulsion and evaluation of new species. नाउ यहाँ पर बताया गया है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो आपको क्या लगता है बेटे कि जो भी नए ऑर्गेनिज्म का जन्म हो रहा है क्या वो अपने पेरेंट की कार्बन कॉपी होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता. उनके अंदर कुछ न कुछ विभिन्नताएं जो हैं वो अवश्य ही आती हैं. जैसे कि यहाँ पे हम लोग टॉपिक ले रहे हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से. तो यहाँ पे आपका थर्ड क्वेश्चन पुटअप होता है कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए. तो डीएनए का जो कंप्लीट नेम है वो क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. तो यहाँ ये बताया गया है कि ये जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इन द क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स. ये क्रोमोसोम्स के साथ में रेस्पॉन्सिबल होते हैं नए इंडिविजुअल्स के अंदर कैरेक्टर को जो न्यू जनरेशन है उसके अंदर पहुंचाने के लिए. तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं. कितने होते हैं? ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं. इनमें से केवल एक जो होता है वो एक पेयर जो होता है, 1 पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम का कहलाता है. बाकी 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो अदर कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर. फिर आगे बताया गया है कि जो डीएनए कॉपीज़ जो बनती हैं वो सब सिमिलर होती हैं बट नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर, है ना, लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं होती आपस में. सो द न्यू इंडिविजुअल्स हैव अ स्लाइट वेरिएशन. यही वजह है कि जो नई संतति आएगी, जो नया प्राणी होगा, जो नया इंडिविजुअल्स होगा उसके भी उसमें कुछ वेरिएशंस, कुछ विभिन्नताएं अवश्य ही पाई जाएंगी. एंड ये सब क्यों होता है? ताकि नई जातियों का उद्भव हो. द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन. इन विभिन्नताओं की क्या महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है, ये इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे. डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द body design of a different organism to survive the excess environment, but the environment is constantly changed due to a change in a temperature, climate, water levels, etc. If organism
कैन नॉट एडजस्ट देमसेल्फ टू द चेंज इन द एनवायरनमेंट दैन द स्पीशीज विल बिकम एक्सटिंक्ट। आगे बताया गया है कि ये जो डीएनए की कॉपीज़ बनती है, डीएनए कॉपीज ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, तो जनन के समय में जो डीएनए की कॉपी बनती है, इनमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर कितनी नमी है, कितनी ह्यूमिडिटी है, क्या टेम्परेचर है ना, ये सब जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिप्रोडक्शन के समय किसी भी संतति के अंदर। तो आगे बताया गया कि ये जो वेरिएशंस होती हैं, इन वेरिएशंस की वजह से जो न्यू इंडिविजुअल्स का जो जन्म होता है, यदि वो इन सब में है ना, ये जितने भी कैरेक्टर हैं उन सब के अंदर यदि वो एनवायरनमेंट में रहने योग्य होता है, तब तो वो उसकी जो स्पीशीज़ है वो आगे कंटिन्यू होती जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता है, दिस स्पीशीज़ विल बिकम एक्सटिंक्ट, और एनवायरनमेंट से ये जो स्पीशीज़ होती हैं वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती हैं। इफ़ देयर आर वेरिएशन इन सम इंडिविजुअल्स ऑफ द स्पीशीज़ दे मे बी एबल टू सर्वाइव द चेंज इन द एनवायरनमेंट। तो कब ये रह पाएंगी, जब इनके अंदर जो विभिन्नता आई हैं वो उस एनवायरनमेंट के अनुरूप उस के अकॉर्डिंग उनकी बॉडी अपने आप को उस एनवायरनमेंट में ढाल सकें, तो वो वहाँ पर जीवित रह जाते हैं। सो वेरिएशंस इन स्पीशीज़ इज़ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ डिफरेंट स्पीशीज़ एंड फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ न्यू स्पीशीज़। तो आगे बताया गया कि जो वेरिएशंस आते हैं स्पीशीज़ के अंदर, ये बहुत ही ज़रूरी हैं नई स्पीशीज़ के उद्भव के लिए, इवोल्यूशन के लिए, नई जाति के बनने के लिए। नाउ टाइप्स ऑफ द रिप्रोडक्शन, there are two main types of the reproduction is the asexual mode of reproduction and the sexual mode of reproduction. What to understand by the asexual mode of reproduction? Asexual reproduction is reproduction in which new individuals are produced from a single parent. तो asexual reproduction वह जनन है जिसके अंदर न्यू संतति का जन्म अपने किसी एक पेरेंट से होता है, या तो मदर बॉडी से होगा या फिर फादर बॉडी से होता है। कोई भी सिंगल पेरेंट जो है उसमें उनके थ्रू ही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मेल एंड फीमेल दोनों पेरेंट की ज़रूरत होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ रिप्रोडक्शन इन विच द टू इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस अ न्यू इंडिविजुअल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरीके का होता है, इज अ फिशिंग, बर्डिंग, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक्सेट्रा। Now first fission is an asexual reproduction by which is unicellular organism divide and form a two or more new individual. Fission is of two types is a binary fission और multiple fission। तो जो fission का जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है बेटा कि ये फर्स्ट तो ये asexual mode of reproduction है, दूसरा मतलब कि अलैंगिक टाइप का जनन है। इसके अंदर क्या होता है कि जो एक इंडिविजुअल होता है, मतलब कि जो एक पेरेंट होता है वो या तो टू इंडिविजुअल्स जो नई जो संतति बनेगी या तो दो बनती है या फिर एक बार में बहुत सारी बनती है। जैसे कि दो तरीके के होते हैं, ये फर्स्ट है बाइनरी फिशन और दूसरा है मल्टीपल। तो बाइनरी फिशन के लिए एग्जाम्पल हमारे पास अमीबा है। अमीबा की जो बॉडी होती है इसमें क्या होता है बेटा कि एक अमीबा से हमें टू इंडिविजुअल्स मिलते हैं। इन दिस मैथड एन ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स एंड फॉर्म्स टू इंडिविजुअल्स, फर्स्ट द न्यूक्लियस डिवाइड्स एंड फॉर्म द टू न्यूक्लियाई। सबसे पहले जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, वो डिवाइड होता है और टू न्यूक्लियाइस बनते हैं। देन द साइटोप्लाज्म डिवाइड एंड फॉर्म्स टू डॉटर सेल्स। इसके बाद में जो साइटोप्लाज्म होता है वो डिवाइड होता है, टू डॉटर सेल्स को बनाता है। एग्जाम्पल है अमीबा एंड पैरामीशियम। मल्टीपल फिशन में क्या होता है, इन दिस मैथड वर ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल्स। जो इसमें जो वन ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर बहुत सारी डॉटर सेल्स बन जाती हैं। जैसे कि प्लाज्मोडियम में होता है, प्लाज्मोडियम क्या होता है, मलेरिया का पैरासाइट होता है और इसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल डॉटर सेल्स बन जाती हैं। और जब वो उसकी जो आउटर लेयर जब बस्ट होती है तो फिर एक बार में बहुत सारे प्लाज्मोडियम जो है उनका जन्म होता है, उनका निर्माण होता है। नेक्स्ट है हमारे पास में बडिंग।
In the method, a bud-like a projection is formed on the body of the organism. The bud then develop into a new individuals in these separate form of parent and form and the independent individuals etc. Hydra, yeast etc. नेक्स्ट एग्जाम्पल बताया इसमें हाइड्रा और यीस्ट के बारे में। तो बडिंग वो प्रोसेस है जिसके अंदर सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है उसके ऊपर एक बड बनती है, फिर धीरे धीरे ये बड डेवलप होती जाती है और न्यू इंडिविजुअल्स के अंदर बनती है और आगे जाके ये सेपरेट हो जाती है। इट दैन सेपरेट फ्रॉम अ पेरेंट एंड फॉर्म एंड द इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, और आगे जाके वो जो बड है वो पेरेंट बॉडी से अलग हो जाती है और एक न्यू इंडिविजुअल्स के अंदर आगे जाके उसका फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। जैसे यहाँ पे हाइड्रा के बारे में दिखा रहे हैं बेटा, हाइड्रा में फर्स्ट बर्ड दिखा रहे हैं आपको साइड में, फिर धीरे धीरे ये जो बर्ड है ये पेरेंट बॉडी के ऊपर ही बड़ी होने लगती है। आगे जाके ये जब डेवलप हो जाती है तब मेन जो पेरेंट बॉडी है उससे ये अलग हो जाती है और एक न्यू इंडिविजुअल जो है उसका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे यीस्ट के बारे में बता रखा है। देखिए यीस्ट में ऊपर की तरफ बर्ड का डेवलपमेंट हो रहा है, धीरे धीरे ये बर्ड और बढ़ती जाती है, मतलब कि और इसके अंदर इसका जो डेवलपमेंट है वो होता जाता है और एट इन द लास्ट जो है ये पेरेंट बॉडी से अलग हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास में रीजनरेशन इन दिस मेथड अ पार्ट ऑफ द बॉडी इफ द ऑर्गेनिज्म इफ कट ब्रोकन कैन डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल्स हाइड्रा, प्लेनेरिया एंड स्टारफिश एक्सेट्रा। तो रीजनरेशन के अंदर क्या होता है बेटा कि जो पेरेंट बॉडी है वो दो या दो से ज़्यादा भागों के अंदर कट जाती है और हर एक पार्ट जो है वो एक न्यू इंडिविजुअल्स के अंदर अपनी बॉडी को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस है उसे रीजनरेशन के नाम से जानते हैं, जैसे कि हाइड्रा, प्लेनेरिया, starfish etc. Now fragmentation, and this part I will be explain the next part of this chapter. Thank you very much students.